अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सलमान अहमद है और ये हम पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी पहली एपिसोड है और क्योंकि पहली एपिसोड है तो इसके अंदर मेरा इंट्रोडक्शन अपना देना ज़रूरी है। तो मेरा नाम, जैसे मैंने बताया, मेरा नाम सलमान अहमद है। पूरा नाम सलमान अहमद भुट्टा है और मैं एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से BS फिज़िक्स बैचलर्स कर रहा हूँ और अभी मेरा 7th सेमेस्टर एंड हो गया। और बेसिकली मैं समुंदरी से हूँ, फैसलाबाद की एक तहसील है। और बेसिकली ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने का पर्पज़ यही है कि इस जनरेशन के अंदर इस जनरेशन के जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, इस 2022 के अंदर जो बातें चल रही हैं, जो सिचुएशन चल रही हैं, उनके अंदर हमारे क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, ठीक है, उनको बेसिकली रिकॉर्ड करना, उनको स्टोर करना और उनको प्रिजर्व करना इस पॉडकास्ट का सोल पर्पज़ है। और आपको बहुत सारी चीज़ें लगेंगी क्योंकि मैं बहुत सारी पॉडकास्ट सुनता रहता हूँ और आपको लगेगा कि ये वाली बात उस पॉडकास्ट से कॉपी की गई है, ये वाली पॉडकास्ट उससे कॉपी, ये वाली बात उस पॉडकास्ट से कॉपी की गई है। तो वो मेरे लिए कोई ऐसा कोई हेजिटेशन वाली बात नहीं है क्योंकि कॉपी करने के बाद ही मैं अपना कोई प्रोडक्ट बना सकूँगा, ठीक है। तो ऐसा ऐसा इंशाल्लाह चीज़ें इम्प्रूव होंगी। अभी जो है हमारे पास ऐसा जितना इक्विपमेंट भी नहीं है और इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी। तो हमारा जो है आज हमारे पहले गेस्ट हैं, वो बेसिकली मेरी दोस्त भी हैं और मेरे साथ यूनिवर्सिटी में भी पढ़ती हैं, क्लास फेलो हैं। हमने इकट्ठे जो है एक सोसाइटी भी लॉन्च की थी। ही इज़ अ बुक रीडर और जो है फ़िज़िक्स के साथ साथ इनको एस्ट्रोनॉमी में बहुत इंटरेस्ट है और नाम इनका हबीबा अरशद है। बेसिकली ये JLM से बिलोंग करती है। तो सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। तो हम पॉडकास्ट को एक फ़्लो में लेकर चलेंगे, ठीक है। जिस तरह चीज़ें हुई, जिस तरह इवेंट्स हुई, इसी हिसाब से चलेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें, कहाँ पैदा हुई, स्कूलिंग कैसी हुई, कॉलेज वगैरह इस तरह। ओके, सो एज यू हैव टोल्ड ऑलरेडी, माय नेम इज़ हबीबा अरशद और मैं अभी फ़िलहाल तो BS फिज़िक्स में 6th सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ और मैं बेसिकली JLM से बिलोंग करती हूँ। तो मेरी सारी स्कूलिंग वन क्लास से लेके 2nd ईयर तक एक ही स्कूल, कॉलेज APS आर्मी पब्लिक स्कूल JLM कैंट से हुई है। एंड उसके बाद सीधा हम डायरेक्टली यहाँ पे, क्योंकि फ़िज़िक्स में इंटरेस्ट था तो JLM में थी नहीं और इसलिए फिर मुझे यहाँ पे एडमिशन लेना पड़ा एयर यूनिवर्सिटी में। तो फिर अब हम BS फिज़िक्स करें। अच्छा, तो फिज़िक्स में आने की कोई स्पेसिफिक वजह, फिज़िक्स ही क्यों? क्योंकि फ़िज़िक्स मुझे अच्छी लगती है। एक तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बेसिकली इट्स अ वे टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स एंड अगर आप यूनिवर्स को अंडरस्टैंड करते हो तो मेरे ख्याल में यू आर मोर क्लोजर टू योर रिलीजन, यू आर मोर क्लोजर टू गॉड, द वन हु क्रिएटेड द यूनिवर्स। तो फिज़िक्स इज़ अ पाथ दैट लीड्स मी टू दैट। अच्छा, चलो हम फिज़िक्स पे तो बाद में आते हैं। पहले स्टार्टिंग में मतलब चाइल्डहुड कैसा था, क्या घर का माहौल था, क्या ओवरऑल? घर का माहौल काफ़ी खुला है, मतलब चिल हिसाब किताब है। पंजाबी फैमिली है तो वही जो कैजुअल मिडिल क्लास पंजाबी फैमिलीज़ का हिसाब होता है वैसे ही हमारा भी था। बाबा क्योंकि मेरे कम होते हैं, मम्मा भी मेरी वर्किंग हैं और हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, तो फिर वो वैसा ही हिसाब किताब है बस। अच्छा, मतलब जो घर है वो JLM शहर में है या आगे तहसील? JLM डिस्ट्रिक्ट की तहसील JLM में है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो स्कूल वाला एक्सपीरियंस बेहतर था या कॉलेज वाला? क्योंकि मेरा स्कूल और कॉलेज सेम ही था, आर्मी पब्लिक स्कूल, तो वो एक्सपीरियंस दोनों सॉर्ट ऑफ सिमिलर थे, लेकिन कॉलेज का मैं कहूँगी बेहतर एक्सपीरियंस रहा है मेरा ज़्यादा। अच्छा, मतलब कि ऐसे हम कह सकते हैं कि कॉलेज से बेहतर स्कूल और स्कूल से बेहतर फिर आगे स्कूल हाँ, से ऐसे स्कूल से बेहतर कॉलेज था और कॉलेज से बेहतर अब यूनिवर्सिटी मतलब का उस सीक्वेंस में एक्सपीरियंस चला जा है। रहा है। ठीक ठीक। अच्छा, तो जैसे मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर थोड़ा सा बताया था कि बुक रीडिंग के बारे में, तो हाँ, वो कहाँ से स्टार्ट हुई? वो शुरू से ही एक्चुअली मुझे स्टोरीज़ का बहुत इंटरेस्ट है। मेरी मम्मा मुझे सुनाती होती थी, बचपन में कहानियाँ सुनाती थी, तो बस वहाँ से वो चीज़ डेवलप हुई, पहले सुनने में, फिर जब उन्होंने सुनानी छोड़ दी क्योंकि हम बड़े हो गए, फिर उसके बाद ख़ुद मैंने बुक रीडिंग स्टार्ट की। पहले उर्दू स्टोरीज़ लेते थे, वो 10 रुपए की जो किताबें मिलती होती थी, जिन्हें चुड़ैलों की कहानियाँ एंड ऑल, परियों वाली, पहले वो। फिर उसके बाद कॉलेज में स्कूल में 7-8 में लाइब्रेरी से बुक इश्यूज़ करवानी शुरू की। नॉवेल्स बेसिकली ज़्यादा स्टोरी बेस्ड ही, फिक्शनल या फैंटेसी पढ़ती हूँ, तो वहाँ से फिर वो इंग्लिश में इंटरेस्ट गया, तो उसके बाद से अब ज़्यादा इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ती हूँ मैक्सिमम। अच्छा, तो प्रॉपर पहली बुक पढ़नी कब से स्टार्ट की, क्लास याद हो? आई थिंक 2 क्लास से।
2 क्लास हाँ, वो उर्दू की जो कहानियाँ होती थी वो वाली। और टिल यस्टरडे बुक है। हाँ, अब बुक्स ही नॉवेल्स वही वैसे ही। तो अगर रफ एस्टिमेट करना हो, बिल्कुल रफ, कोई प्रॉपर नहीं, कितनी एक पढ़ ली होंगी अभी तक बुक्स? 600 to 700। 600 to 700 डिफरेंट। हाँ, मतलब ये रफ एस्टिमेट है, डिफरेंट सीरीज नॉवेल्स पता नहीं क्या क्या। अच्छा ठीक है। तो इनमें जो थी वो सारी हार्ड कॉपीज थी या फिर सॉफ्ट में भी? सॉफ्ट में, मैक्सिमम सॉफ्ट में पढ़ी हैं, क्योंकि हार्ड में बुक्स आर थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं, और स्पेशली इंग्लिश नॉवेल्स जो होते हैं वो क्योंकि इंपोर्ट होते हैं ज़्यादातर, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते थे। फिर पीडीएफ फॉर्म में मिल जाते थे तो हम ऑनलाइन पढ़ लेते थे, उसकी वजह से नज़र भी गिर गई। लेकिन ये है कि मैक्सिमम पीडीएफ में पढ़ी हैं। अच्छा, मैक्सिमम पीडीएफ में पढ़ी? हाँ, पीडीएफ में या ऑनलाइन इसी तरह डिफरेंट वेरिएंट्स में। ठीक। तो मतलब अगर डिफ्रेंशिएट करना हो, एक बंदा है जो बुक्स पढ़ता है और एक बंदा जो बुक्स नहीं पढ़ता, तो डिफरेंस क्या होगा दोनों में? उसके थिंकिंग प्रोसेस डिफरेंट होगा, और ज़रूरी नहीं है कि बुक पढ़ने वालों का भी थिंकिंग प्रोसेस या उनका भी हिसाब किताब सेम हो। डिपेंड नहीं, हम जनरली बात कर रहे हैं। हाँ, डिपेंड करता है काफ़ी सारी चीज़ों पे कि आप किस तरह का स्टफ रीड कर रहे हो, आप पढ़ क्या रहे हो, उनमें से आप क्या चीज़ें पिक कर रहे हो। अब जो चीज़ मैं पढ़ रही हूँ वही अगर कोई और पढ़ेगा तो वो उसमें से एक डिफरेंट चीज़ पिक करेगा, और एक जो मैं पढ़ी हूँ वो उसमें से एक डिफरेंट चीज़ पिक करेगा। बट ये है कि जहाँ तक मुझे लगता है जो रीडर्स होते हैं वो सोचते ज़्यादा हैं, दे आर मोर ओपन माइंडेड, दे थिंक अबाउट थिंग्स मोर देन एनी अदर पर्सन हु डजंट रीड बुक्स। वो नहीं इतना शायद सोचे जिस तरह से एक रीडर सोचते हैं। मतलब हम चाहे जिस तरह की मर्जी बुक्स पढ़ता हो शख्स, हाँ, ठीक है, वो डिफरेंट होगा दूसरे से। हाँ, डिफरेंट होगा डेफिनेटली। वो उसका टेस्ट जैसा भी है, हाँ, लेकिन उसका एक ही चीज़ को देखने का नज़रिया डिफरेंट होगा। क्योंकि ऐसे है ना कि जब हम कोई मूवी या कोई सीज़न वगैरह देखते हैं तो वो हमारे लिए सारे पैरामीटर्स फिक्स हो जाते हैं, कैरेक्टर की शक्ल फिक्स हो जाती है, वो कैसे चल रहा है, हर चीज़, वो सिटी क्या है, हर जगह सेटिंग सब कुछ फिक्स होता है, वो हमें जो दिखा रहे हैं वही दिख रहा है। बट जब आप पढ़ रहे हो ना तो एक ही ऑथर ने कैरेक्टर को किसी और तरह डिस्क्राइब किया हुआ है, एक रीडर उसे किसी और तरह उसकी इमेज अपने जहन में क्रिएट करेगा, दूसरा रीडर एक और तरीके से अपनी जहन में इमेज क्रिएट करेगा एक सेम कैरेक्टर की। तो पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो जाते हैं, इमेजिनेशन की पावर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है उसमें। तो अगर ये जितनी 600 काउंट की हैं, इनमें से अगर एक बुक सेलेक्ट करनी हो तो वो हो सकती है? नहीं, ये बहुत मुश्किल है, नहीं तो हो सकती। 3 10-15 तो कम अज कम। अच्छा, हाँ, 10-15 में से फिर आगे? हाँ, उनमें से नहीं, वो नहीं होता। मतलब ये है कि इसकी आप क्या reason है? डिफरेंट जॉनरास की तरफ अगर कर लेना, एक स्पेसिफिक में। हाँ, एक स्पेसिफिक जॉनरा में हो सकता है कि सिलेक्ट पॉसिबल है कि 2 आप बुक्स सिलेक्ट कर सको कि शायद इस जॉनरा में मुझे ये वाली बुक्स अच्छी लगी हैं। लेकिन ऐसे सिलेक्ट करना कि कोई एक बुक, वो अच्छा, नहीं होता। 2 चीज़ें होती हैं, मतलब एक बुक आपको इतनी अच्छी लगी है कि आपने उसको बार बार पढ़ा है, हाँ, और एक बुक इतनी अच्छी लगी कि आपने उसको दोबारा कभी भी नहीं पढ़ा। हाँ, तो कौन सी वाली चीज़ डिफाइन करती है कि दिस इज़ मोर, कि ये वाली जो चीज़ है ना? इन दोनों में से देखो, इट्स मेरा जो एटलीस्ट पर्सपेक्टिव है कि जो चीज़ हम बार बार पढ़ेंगे ना या देखेंगे, हमें इतनी अच्छी लगी कि हमने वो बार बार पढ़ी है, एक पॉइंट आएगा हम उसको पढ़ना छोड़ देंगे, ठीक है, वो ख़त्म हो जाएगी, जहन से निकल जाएगी। लेकिन एक बुक जो आपको इतनी अच्छी लगी है कि आपके लिए वो एक सॉर्ट ऑफ सेक्रेड होगी, आपने उसको संभाल के रख दिया कि इसको दोबारा नहीं छेड़ना, ठीक है, वो वाली फीलिंग्स, वो वाली थॉट्स, वो फिर बहुत रेयर किसी सिचुएशन में हो सकता है आप निकाल के उसका एक कोई पेज पढ़ लो कि ये वाली फीलिंग दोबारा लेनी है, ठीक है। वो फिर ये है कि वो फॉर एवर फॉर लाइफ आप प्रिजर्व कर देते हो उसको। ठीक है, मतलब आप कहते हैं ये इतनी सेक्रेड है कि मैं भी नहीं चाहता कि मैं इसको दोबारा पढूं, हाँ, और मेरे जो इसके लिए फीलिंग्स हैं वो कम हो। हाँ, वो कम हो। जैसे एक गाना है ना, आप रिपीट पे सुनोगे ना, आपको बहुत अच्छा लगा, आपने इतना रिपीट पे सुना है, लेकिन 2 महीने सुनोगे, 1 साल सुनोगे, उसके बाद वो गाना आपको नहीं वो वाली वाइब देगा, ख़त्म हो जाएगी उसकी फीलिंग। लेकिन एक गाना है जो आप खुद से भी सॉर्ट ऑफ छुपा के रखते हो कि ये वो कभी किसी टाइम पे जाके सुनेंगे। अच्छा, तो वो इस केस में कौन सा गाना है? एक गाना मुझे बहुत पसंद है, वैसे मैं बहुत सीक्रेटिव रखती हूँ, नहीं बताती किसी को भी, बिकॉज अगर आपकी पसंद की चीज़ सबको पसंद आने लग जाए ना तो वो उसका ख़त्म हो जाता है, मज़ा नहीं आता।
पर मुझे एक इंग्लिश सॉन्ग बहुत मैंने टाइम पहले सुना था, 2012 में शायद सुना था, यहाँ 13-14 याद नहीं एग्जैक्ट, हाँ 9th क्लास में 2014 में सुना था। तो वो गाना था, वो मुझे इस तरह वाली वाइब आती है उससे, वो मैं नहीं सुनती हूँ, बहुत कम कभी सुनती हूँ, बहुत रेयरली। मतलब ये आप मेरा, इसको मैं संभाल के सेफ में रख दूँ, हाँ, इसको कभी कभी चेक करूंगी, हाँ, बात ये उधर जैसे संभाला हुआ मम्मा है। हमारे जहेज के बर्तन संभाल हाँ। के रख देती है ना, वो वाला सीन। अच्छा, मतलब स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, अब आ गए हम एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में। यस, तो अभी 3-3.5 साल हो गए हाँ, तकरीबन। 3.5 साल। तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत ग्रोइंग एक्सपीरियंस रहा किस सेंस में? कि हर लिहाज से, पर्सनैलिटी के लिहाज से, वैसे भी डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। जब आप एक ही शहर में रहे हो, एक ही, इवन कॉलेज, स्कूल, फ्रेंड्स, ग्रुप, सब कुछ 12 साल तक एक ही था, तो एकदम से उठा के अपलिफ्ट करके एक अलग यूनिवर्स में आ गए हो। इस्लामाबाद वैसे मुझे शुरू से बहुत पसंद है, मैं हमेशा यहाँ आना चाहती थी, एंड आई एम लाइक, यहाँ रोज़ इधर रह के मुझे ये और अच्छा लगता है, आई स्टिल वांट टू स्टे हियर। तो ये वाला जो एक्सपीरियंस था, फिर यहाँ के जो दोस्त मिले, ऐसे पहले नहीं ऐसे एक्सपीरियंस किया था, जैसे रहना डिफरेंट, अकेले रहना भी एक काफ़ी एक्सपीरियंस था, हॉस्टल लाइफ थी, तो मतलब इन बहुत ग्रोइंग एक्सपीरियंस रहा है, बहुत ज़्यादा सीखा है इससे। मतलब ये तो हो गया ना ओवरऑल इस्लामाबाद का। हाँ। मैं एयर यूनिवर्सिटी, स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, हाँ कि वो डिग्री का एक्सपीरियंस कैसा रहा, BS फिजिक्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा? यार, एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस वो भी है, लाइक उसमें ऐसे है कि हम पहले जब 9-10 सेकेंड ईयर तक हमारा सिर्फ होता था ग्रेड्स लेने हैं, मार्क्स आने चाहिए, स्कूल कॉलेज में बोर्ड में सबका यही होता है, एग्जैक्टली 80 to 90%। अब 80 to 90% वाला हम उस लाइन पे आ गए कि हम पास होना चाहते नहीं, हैं वो वाली बात पे हम एंड में आएंगे। हाँ, अभी वो बात संभाल के रखें। लेकिन ये है कि वो लेकिन सीखना है, अब सीखने का दिल करता है, कुछ भी, चाहे वो कोर्स से रिलेटेड है, डिग्री से रिलेटेड नहीं है, सीखने का दिल करता है। अब जैसे मेरी फ्रेंड है इकरा, अब मुझे साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो मैं उसके साथ बैठ के उसकी बुक्स पढ़ी होती हूँ, समटाइम्स उसके साथ बैठ के डिस्कस करी होती हूँ। तो ये कि अब हेजिटेशन नहीं होती कि बस एक ही क्विज आ रहा है तो वही पढ़ना है बस, लेकिन हर चीज़ सीखने का एक वो ना, मतलब वो जैसे कहते हैं कि हमने खुद इनको सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया है, हाँ, एक्चुअल में सारा जो है एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ है। हम लोग फिजिक्स को साइकोलॉजी में मिला रहे होते हैं, इंग्लिश को कहीं और फिक्स कर रहे होते हैं, हर चीज़ को एक साथ लेके चल रहे हैं। वो वाला सीन खत्म हो गया है, डिवीजन वाला, और वो उस तरह से। अच्छा, वो वाला मतलब BS फिजिक्स चूज करना एक गुड डिसीजन था। हाँ, इट वाज अ गुड डिसीजन, अच्छा। आई डोंट रिग्रेट इट। ठीक हो गया। मतलब अगर BS फिजिक्स ना होता तो फिर क्या, कौन सी डिग्री? साइकोलॉजी होती। साइकोलॉजी होती। और वो क्यों? क्योंकि मुझे साइकोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है, मुझे लोगों को समझना अच्छा लगता है, एंड साइकोलॉजी इज वन वे टू डू दैट। और अगर फिजिक्स यूनिवर्स को अंडरस्टैंड करने का एक तरीका है, तो साइकोलॉजी उस यूनिवर्स में रहने वाले लोगों को अंडरस्टैंड करने का। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू अंडरस्टैंड यूनिवर्स। हाँ, अगर वो नहीं होता तो फिर लोगों को समझे, और अगर वो भी ना होता तो फिर इंग्लिश होती। और वो क्यों? क्योंकि इंग्लिश से, नॉवेल्स की वजह से मेरा एक काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है, और मुझे समझ आती है, मुझे अच्छी लगती है वो लिटरेचर पढ़ना, स्पेशली जो विक्टोरियन एरा के इससे रिलेटेड है, मुझे वो काफ़ी, मतलब कल्चर समझ आता है। इंग्लिश जैसे उर्दू है ना हमारी, इट्स मेड अप ऑफ वेरी डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑफ ऑल द रीजन्स। इंग्लिश का भी ऐसे ही हम लोग समझते हैं कि इंग्लिश से बाकी लैंग्वेजेस बनी है, स्पेनिश, फ्रेंच, ये वो, बट इंग्लिश इज़ एन अमलगम ऑफ ऑल दीज लैंग्वेजेस। तो वो समझना, तो वो मतलब आप काफ़ी डिफरेंट कल्चर्स को स्टडी कर रहे हो, तो इसलिए फिर इंग्लिश होता। सही। मतलब प्रायोरिटीज में देखा जाए, पहले यूनिवर्स, हाँ, फिर उसके रहने वाले, और फिर उन रहने वालों का कल्चर। अच्छा, ये थी। तो अभी मैं एक सोच रहा था कि बुक्स की वजह से साइकोलॉजी में इंटरेस्ट, इसका कोई लिंक है आपस में? हाँ, काफ़ी हद तक है। ऐसे कि पहले लोगों को लाइक, क्योंकि मैं सॉर्ट ऑफ एक इंट्रोवर्ट हूँ, मैं लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट बहुत कम करती हूँ, तो बुक्स में पढ़ना, फिर उन कैरेक्टर्स को अंडरस्टैंड करना, कोई भी कैरेक्टर गुड, बैड, इविल नहीं होता, इट्स ऑल ग्रे, हर कैरेक्टर में डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, तो वो अपने अंदर के कौन से पॉइंट को डोमिनेट कर रहा है, वो सब वहाँ से एक चीज़ आई दिमाग में, फिर
वो चीज़ें लोगों को जब उस तरह से देखना शुरू किया स्टडी, तो आई वाज लाइक कि ये नॉवल कैरेक्टर्स भी हम लोग कहते हैं अनरियलिस्टिक होते हैं, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा रियलिस्टिक होते हैं हमसे। वो कैसे? हम लोग बहुत ज़्यादा फिल्मी होते हैं, प्रिटेंड करते हैं, ड्रामेटिक होते हैं, बट असल में जो नॉवेल्स में हमें चीज़ें लग रही होती हैं कि ड्रामेटिक हैं, तो वो एक्चुअल में हमारे अंदर वही सब चल रहा होता है, लेकिन हम सिर्फ प्रिटेंड करते हैं कि हमारे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। मतलब ड्रामेटिक होना नॉर्मल है। हाँ, हर चीज़ और इट्स जो भी आपके अंदर से आ रही है ना हाँ। चीज़, वो नॉर्मल है, वो एक्चुअल है। नहीं, ये भी तो हो सकता है ना कि आपने जैसे अभी तुम कह रही हो कि नॉवल पढ़ा या मैंने कोई मूवी देखी, मैंने कोई ड्रामा देखा, ठीक है, उस चीज़ से देख के मैंने कहा जी ये मेरे अंदर भी चीज़ है, ठीक है, एक वो चीज़ है। एक होती है नेचुरली जो आपके अंदर से आती है, तो हम डिफ्रेंशिएट कैसे करें ये ड्रामेटिक है और ये ड्रामेटिक नहीं है? यार ये ना आपको खुद अंदाज़ा होता है अपने आप का। हम कहते हैं कि वी डोंट नो आवरसेल्व्स या हु एम आई, इंसान को सबसे ज़्यादा अपना पता होता है। ठीक है। तो अगर आपने कोई चीज़ पढ़ी है ना, वो आपके अंदर होगी। हो सकता है आपने कभी उस पर इतना फोकस न किया हो, जब आप कोई मूवी देखते हो या कुछ या नॉवल पढ़ा, वो जब आपके साथ क्लिक की, वो क्लिक किया आपके साथ इसीलिए क्योंकि वो चीज़ आपके अंदर थी। ठीक है। तो जब वो क्लिक किया तो फिर आपने उसको फोकस किया। हो सकता है उसके बाद हाँ आप उसको ज़्यादा एम्पलीफाई कर दो, डोमिनेट कर दो अपनी पर्सनैलिटी में, लेकिन वो चीज़ आपके अंदर होगी। इंसान की नेचर कभी नहीं बदल सकती। मतलब ये हम कह सकते हैं कि सेम जो चीज़ है वो हर किसी को क्लिक नहीं करेगी, उसी को क्लिक करेगी जिसके अंदर पहले वो होगी। एग्जैक्टली, ठीक है। और फिर हम उसको ये नहीं कह सकते कि ड्रामेटिक हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो उसके अंदर थी, उसने बस उसको एम्पलीफाई कर दिया। उसने कहा कि यार इट्स ओके, आप हाँ, इसको कह सकते हो, कर सकते हो। यस, ठीक हो गया। अच्छा, अभी हम यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे, तो यूनिवर्सिटी में जैसे मैं पहले स्टार्ट में कह रहा था एयर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की, तो थर्ड सेमेस्टर था, फोर्थ नहीं थर्ड में हमने सोचना शुरू किया था। और लॉन्च कब हुई थी? लॉन्च फिफ्थ में हुई थी आगे। तो फिफ्थ में जैसे हमने सोसाइटी लॉन्च की, तो इसका सारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? यार वो एक बहुत डिफरेंट सा एक्सपीरियंस था। एक तो मैं अपनी लाइफ में कभी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जाती ही नहीं हूँ। ठीक है। मतलब इट्स नॉट माई थिंग, मैंने नहीं जाना, क्योंकि एक तो वो स्पॉटलाइट में बंदा आ जाता है, बीइंग एन इंट्रोवर्ट दैट्स नॉट ओके। तो सोसाइटी, क्योंकि आप प्लेटफॉर्म चाहिए था जो एक मिनट मैं पहले जो सुन रहे हैं उनको बता सकूं कि हमने एक बेसिकली एयर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के नाम से एक सोसाइटी लॉन्च की थी एयर यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड पहले कोई सोसाइटी काम नहीं कर रही थी। सोसाइटी एज इन नंबर ऑफ पीपल जो इकट्ठे मिलके किसी भी कॉज के लिए काम करते हैं, ठीक है। और जो है हम दोनों को इंटरेस्ट है एस्ट्रोनॉमी में, हमने प्लान बनाया, उसके ऊपर एग्जीक्यूशन की, और तकरीबन साल डेढ़ साल के जो है ना लंबे प्रोसीजर के बाद हमने बना लिया। तो उसके बारे में हम बात करें। अच्छा हाँ, तो वो ऐसे ही था कि क्योंकि प्लेटफॉर्म नहीं था, खैर बिकॉज यू वर देयर, तो हमने जो भी किया प्रोसेस सारा हुआ, बन गई सोसाइटी। अब उसमें ये था कि सीधा शुरू से मेरा एज अ मेंबर भी किसी सोसाइटी का एक्सपीरियंस नहीं रहा है, इवन जस्ट अ मेंबर। और उसके बाद सीधा जब डायरेक्टली आप किसी सोसाइटी को लॉन्च करके उसके फाउंडर बन रहे हो, उसके वाइस प्रेसिडेंट लग जाओ, तो फिर वो एक बहुत टफ, डिफ़िकल्ट भी होता है और लर्निंग एक्सपीरियंस भी होता है कि आपको समझ आती है कि चीज़ें हो कैसे रही हैं, या ये चीज़ भी करनी चाहिए। क्योंकि मेरा नहीं था एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में एक्सपीरियंस, और ना ही मुझे ये लगता था कि मेरे अंदर कोई लीडरशिप स्किल्स हैं कि मैं ऐसे किसी सोसाइटी को चला सकती हूँ। ठीक है। बट चल गई, टीम वर्क से हो जाता है। इफ़ यू हैव द राइट पीपल बिसाइड यू, तो आई थिंक हो जाता है, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। मतलब उसके बाद वो वाली रिग्रेट फीलिंग आई कि पहले क्यों नहीं किया, या करना चाहिए था, या फिर नहीं यार ये नहीं, कि मुझे किसी चीज़ के बारे में आई थिंक उस तरह से ये टाइमिंग के हवाले से रिग्रेट नहीं होता, क्योंकि जो चीज़ होती है ना वो अपने टाइम पे हो जाती है, उसने होना होता है। अगर मैं शायद पहले करती तो मैं इतना अच्छा ना कर सकती। नहीं, मैं उस सेंस में कह रहा हूँ ना कि अगर जो है यही सोचते कि देखो अब भी तो मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मैं चीज़ें देख रही हूँ, मैं अपने आप को ऐसे ही अंडर एस्टिमेट कर रही थी, एक्चुअल में तो चीज़ें थी, मैं गलत समझ रही थी। नहीं, क्योंकि मेरा ना पहले और डिफरेंट हिसाब किताब था। यूनिवर्सिटी में आके काफ़ी डिफरेंट चेंजेस आए, काफ़ी ज़्यादा। मतलब जो एक ओपननेस आई है ना, एक इंट्रोवर्ट
से मैं, क्योंकि इतनी इस हद तक इंट्रोवर्ट थी, पता ही है कि फर्स्ट सेमेस्टर में मेरी किसी से बात तक नहीं होती थी। मैं आखिरी सीट पे जाके, वो भी पीछे घसीट के पीछे बैठना है, अकेले बैठना है, आना है, किसी से बात नहीं करनी, कुछ भी नहीं पूछना, इवन मसला आ रहा है तब भी नहीं बात करनी, अपने नॉवेल्स में या अपनी बुक्स में घुसे रहना है एंड आना है और चले जाना है, दैट्स इट। तो अगर उस वक्त कोई मुझे उठा के किसी सोसाइटी का वाइस प्रेसिडेंट लगा देता तो वो चीज़ नहीं होनी थी, वो सोसाइटी में तबाही होना था। अच्छा, तो उससे फिर मतलब उसके बाद जो भी एक्सपीरियंसेस हुए, नहीं मैं फिर अपने क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ कि अगर उधर से एक प्रोसेस में चलती, एक मेंबर होती, फिर आहिस्ता आहिस्ता, या फिर अगर कॉलेज से ही शुरू होती छोटी मोटी एक्टिविटीज़ में, तो वो चीज़ आज जिस पॉइंट पे तुम हो, जो तुम्हारी पर्सनैलिटी है वो, और अगर उस हिसाब से थोड़ी थोड़ी ग्रोथ होती, डिफरेंट होती, बेहतर होती, या फिर डजंट मैटर? आई एम नॉट श्योर, अगर होता तो पता लग जाता। ऐसे कहा नहीं जा सकता। आई थिंक शायद बेटर होती, डिफरेंट होती, बेटर और गुड नहीं आप कह सकते, डिफरेंट ही होती। अच्छा, इधर एक मैं लिंक बना रहा हूँ, मतलब जैसे हम बात कर रहे थे कि बुक्स का, साइकोलॉजी का, इंग्लिश का, वो एक अलग से हमने सेगमेंट बना दिया, ठीक है। दूसरा सेगमेंट आता है हमारे पास यूनिवर्स को अंडरस्टैंड करने का, बीएस फिजिक्स का, और ये सोसाइटी का, हाँ ठीक है। तो ये रूट गया है और एक वो वाला रूट जाता, इस पॉइंट पे तुम्हें क्या लगता है, ये बेहतर है या वो बेहतर होता? कौन सा, मतलब एज इन फिजिक्स वाला, ये वाला? हाँ, बेहतर जा रहा है, यूनिवर्स को अंडरस्टैंडिंग हो रही है और एस्ट्रोनॉमी, दिस एंड ऑल दैट, और वो वाला होता, वो अलग सेपरेट रूट है। हाँ, साइकोलॉजी या इंग्लिश वाला होता तो वो एक अलग सेपरेट रूट होना था, डेफिनेटली। और दोनों में से बेटर का नहीं कह सकते, आई थिंक, क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये थी, तो मुझे यही बेटर लगेगा मेरे लिए अभी। बल्कि मैं पिछले दिनों सोच रही थी, सीरियसली इस बारे में सोच रही थी कि मैं बीएस फिजिक्स करने के बाद एमएस की बजाय मैं बीएस साइकोलॉजी कर लूँ। अच्छा, तो आप दोनों कर सकते हो, इट डजंट मैटर। मतलब तो इतना टाइम इस चीज़ पे लगा दिया तो इतना टाइम मैं उसको भी लगा देते हैं। एग्जैक्टली। तो मतलब अगर कोई हमें सुन रहा है और वो एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्टेड है, हाँ, तो उसे क्या फुट स्टेप फॉलो करने चाहिए कि इस तरह वो स्टेप वाइज चीज़ सीख सकता है एस्ट्रोनॉमी के अंदर? देखो, ज़रूरी नहीं है कि आप डिग्री फॉलो करो एस्ट्रोनॉमी में तो आप एस्ट्रोनॉमी सीखो। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो इस शौक में आके स्पेस साइंसेस की डिग्री सेलेक्ट कर लेते हैं और एंड में आके फिर वो तीसरे पाँचवें चौथे सेमेस्टर में आके दे आर लाइक कि ये गलत सिलेक्शन होगी, एंड मोस्टली पीपल स्कोप ढूंढ रहे होते हैं जो कि उसमें फिर नहीं मिलता उनको, स्पेशली पाकिस्तान में नहीं है इतना। तो अगर सिर्फ एज अ हैबिट लेके चलना है ना, मेरी साइकोलॉजी ना रखने की ये दो वजूहत थी। एक तो उसके लिए बायोलॉजी पढ़ना ज़रूरी था, लेकिन वो नहीं था बैकग्राउंड मेरा बायोलॉजी में बिल्कुल, और दूसरा ये था कि मुझे लगता है कि वो मेरा एक शौक है, ठीक है, और शौक को करियर नहीं बनाना चाहिए। अच्छा, तो अगर हो सकता है कि अगर मैं अभी साइकोलॉजी पढ़ूं तो मैं बाद में बैठ के रो रही हूँ उसी तरह के, ये तो मैं नहीं चाहती थी। अभी तो ये है कि एज अ साइड हैबिट मैं वो रखती हूँ, जब मेरा दिल करता है मैं उसको खोल के उसके आर्टिकल्स पढ़ लेती हूँ, उनको समझ लेती हूँ, बेसिक चीज़ों से, दरमियान में से कोई टॉपिक उठा के। तो एस्ट्रोनॉमी का भी मुझे लगता है ऐसा ही हिसाब है। एज अ करियर अगर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो तो इसको एज अ करियर आप सिलेक्ट करो। अगर जस्ट एज अ हॉबी है कि आपको स्टार्स में इंटरेस्ट है और इस तरह से, या उसकी इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट है, तो बस वो उसको एज अ साइड हॉबी लेके चलो। चीज़ों को जिसके बारे में दिल कर रहा हो उसको खोल के समझ लो, आपको बेशुमार इंटरनेट पे चीज़ें मिल जाती हैं। नहीं किसी से बात कर लो, जैसे बहुत सोसाइटीज़ हैं जैसे पाक एस्ट्रोनॉमर्स, इनके इवेंट्स में बंदा चला जाता है, वहाँ से आपको आपकी वो एक हैबिट मेंटेन रहेगी, आपका इंटरेस्ट रहेगा, लेकिन वो आपका करियर भी नहीं बनेगा। तो करियर वो सिलेक्ट करो जिसमें आपको पता है कि आप कर सकते हो, बाद में उसमें रिग्रेट ना हो आपको। मतलब ये ना हो कि आपने उसको हॉबी और बहुत ही फैसिनेटिंग समझ के एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद वही आपको बुरा लगने लगा। एग्जैक्टली, जैसे हम फिजिक्स को समझते हैं कि ये तो थ्योरी है तो हो जाएगी, अंदर से वो सारा जब मैथ निकलता है ना तो हम दिमाग फट जाते हैं हमारे, ये कहाँ से आ गए। हम तो सिर्फ जो है थ्योरी तो रिलेटिविटी पढ़ने आए थे, ये तो रिलेटिविटी की इक्वेशन ही आ गई है। एग्जैक्टली, जब वो इक्वेशन आती है तो फिर हम जरा बैठ जाते हैं। क्वांटम थ्योरी तो बहुत अच्छी लगती है पर जब वो आती है ना इक्वेशंस और ऑपरेटर्स, वो नहीं समझ आते फिर। अच्छा, तो इसके बाद अगर हम बात करें कि अभी फोर्थ सेमेस्टर के बाद स्पेन का टूर किया था? हाँ, फोर्थ में चली गई थी ना, थर्ड के बाद चली गई। थर्ड के बाद गई थी, और कब आई थी? थर्ड के बाद गई थी, फिर 8 महीने बाद आई थी। 8 महीने के बाद आई थी। हाँ।
तो तकरीबन साल 1.5 साल उधर रही हो हाँ 1.5 साल तकरीबन, तकरीबन। स्पेन में और यूके मिला के? हाँ 1.5 मिला साल। के। तो ये वाला एक्सपीरियंस कैसा रहा? यार स्पेन का शुरू का बीच में क्योंकि कोविड भी आ गया था, बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा पहले 3-4 मंथ्स, क्योंकि सडनली आप एक बिल्कुल ऐसे कंट्री में चल जाते हो जहाँ पे आपकी ज़ुबान नहीं कोई बोल रहा, आपको लोगों की समझ नहीं आ रही, लोगों को आपकी समझ नहीं आ रही, और उसके बाद एक पैराडाइमिक जो हम सब ने ही एक्सपीरियंस किया। अब इवन फैमिलीज के साथ रहते हुए वो एक डिफ़िकल्ट फेज था। तो जब आप हर चीज़ से अलग हो, एक कमरे में बंद हो जाओ, तो वो एक काफ़ी डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस था। लेकिन यह है कि उसके बाद ह्यूमंस बीइंग है, हमारे अंदर अडॉप्ट करने की एबिलिटी होती है, तो मैंने अडॉप्ट किया। पहले 3 महीने डिफ़िकल्ट थे, मतलब 2 महीने पहले कोविड नहीं था, जनवरी में मैं गई थी 2019 आई थिंक। ठीक है। तो जनवरी में मैं गई थी, 19 था या 20 आई थिंक 2020 था। 2020 था हाँ। ये तो मार्च में इधर लॉकडाउन हुआ था हाँ 20 में, और जनवरी में गई थी, और उधर इसी तरह मार्च के स्टार्ट में लॉकडाउन हो गया था। तो जो जनवरी और फेब का था वो तो मेरा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था वहाँ पे। फिर कोविड वाला उधर जाके रहना कहाँ पे था? यार रहना ऐसे था, अलग रहना था मैंने, एज इन पेइंग गेस्ट के तौर पे। मतलब भाई और अब्बू अलग अलग रह रहे थे और मैं अलग रह रही थी। तो इट वाज लाइक इवन अब्बू जहाँ पे काम करते थे वहाँ से मेरी जो जहाँ मैं रहती थी दैट वाज लाइक 40 मिनट्स ऑन सबवे। तीनों स्पेन के अंदर थे? हाँ बार्सिलोना सिटी के अंदर ही थे। अच्छा। लेकिन अलग अलग फिर क्यों रह रहे थे? क्योंकि वहाँ पे अकोमोडेशन मिलना बहुत मुश्किल है। अच्छा। और अगर मिल भी जाए तो फाइनेंशियली उसमें यह है कि आपको अच्छे खासा वो चाहिए, तो वो नहीं। भाई और अंकल इकट्ठे रह रहे थे? नहीं, वो भाई भी अलग रह रहे अच्छा। था और अबू भी अलग रह रहे थे। और भाई और अबू का वर्किंग स्केड्यूल भी काफ़ी डिफरेंट था, और ये है कि मेरा एटलीस्ट वर्किंग वाले तो कोई हिसाब नहीं होता था। तो ये है कि मुझे बार्सिलोना एक्सपीरियंस घूमने का बहुत मौका मिला है। उसके बाद जब खैर मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा, फिर मैंने जब अडॉप्ट करना शुरू किया, रमज़ान तो खैर कोविड में ही गुजरा। तो रमज़ान का पूरा महीना ये है कि मैं शिफ्ट हो गई थी जहाँ पे मैं पहले रह रही थी, वहाँ से शिफ्ट होके बार्सिलोना सिटी से थोड़ा सा बाहर एक टाउन टाइप है, वहाँ चली गई थी, सान विसेंट से। अच्छा। तो वहाँ पे भी वो फैमिली काफ़ी अच्छी थी, एज अ पेइंग गेस्ट मैं उनके साथ रह रही थी। पाकिस्तानी फैमिली थी, यहाँ से पिंडी वाली साइड से, गुजर खान से बिलोंग करते हैं वो लोग। तो वहाँ पे मेरा उनके साथ एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, बेहतर हो गया। उनके साथ रहने से पहले कहाँ रह रही थी? उनके साथ रहने से बार्सिलोना में एक एरिया है, उसको एक स्टॉप लगता है लाइन 4 को, यूक मजोर। अच्छा। वहाँ पे रह रही थी मैं एक एज ए पेइंग गेस्ट। हाँ वहाँ पे भी एज ए पेइंग गेस्ट रह रही थी। वो भी एक पाकिस्तानी फैमिली थी, बट वहाँ पे मेरा ऐसा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। ठीक है। तो या और खैर वो थे भी मेरे शुरू के दिन। 2 महीने उधर रही? हाँ 2 महीने, सॉर्ट ऑफ 2 भी नहीं, 1.5 महीना रही हूँ। तब ये बार्सिलोना सिटी के अंदर? हाँ ये बार्सिलोना मेन के अंदर ठीक था। है, ओके। वो मेट्रो से जाते थे वहाँ तक, और ये जो था ये फिर वो बुलेट ट्रेन से उधर बाहर, वो 20 मिनट्स का बार्सिलोना मेन से उधर तक बनता है, और फिर वॉक है आगे स्टेशन से 20 मिनट्स घर तक। बस भी जाती है बट आई प्रेफर वॉक। ठीक है। तो वो फिर वहाँ पे रमज़ान जब गुजरा, रमज़ान अच्छा रह गया मेरा, उधर अच्छा एक्सपीरियंस था उनके साथ। फिर क्योंकि वहाँ पे हमारे रोज़े भी 18 घंटे के होते हैं, तकरीबन 16-18 घंटे के। सही। लेकिन ठंड के दिन उधर इतना नहीं फील होता वहाँ पे ऐसा। तो रमज़ान के बाद फिर कोविड का वो सारा लॉकडाउन, वो जो 1.5-2 महीना था, तो फिर ईद में पहली दफ़ा 2 महीने बाद लाइक बाहर गई हूँ। अच्छा। जाने की वो भी अभी डर था कि अगर किसी ने पूछ लिया, एक तो मुझे जुबान भी नहीं आती, मैं बोलूँगी क्या। बाहर जाने में इश्यूज क्या थे? लॉकडाउन था, जा ही नहीं सकते थे आप। ठीक है। अलाउड फुल वो स्टार्ट वाला? हाँ फुल स्टार्ट वाला ना, जब मार्च में तुम लोगों का इधर लगा था, वहाँ पे भी लगा हुआ था। तो रमज़ान हमारा वैसे ही गुजरा था, और बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था। मतलब अगर आप बाहर जा रहे हो और आपके पास परमिट नहीं है, तो सीधा 600 to 700 यूरोस का फाइन है। अच्छा। और वो 1 महीने की पे होती है वहाँ पे अवाम की, तो सोच लो खुद ही। अच्छा। तो फिर और वैसे भी क्योंकि एस्थमेटिक होने की वजह से मेरा ज़रा ज़्यादा था कि अगर वहाँ पे कोविड हो जाता तो फिर हैंडल कैसे करेंगे। तो क्योंकि वनरेबिलिटी ज़्यादा थी, तो फिर इसलिए ख़ुद भी नहीं गए, रिस्क भी नहीं लिया। तो ईद में फिर मैं पहली दफ़ा मतलब 2 महीने बाद गई अब्बू के पास। हाँ 2020 की छोटी ईद जो थी, तो अब्बू के पास फिर मैं गई उधर। तो जाके ज़रा वो फिर अभी रिस्क था
कि अभी भी फ़ाइन पड़ सकता है, बट तब तक थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस कम हो गई थी। फिर उसके मतलब बाद 2 महीने तक नहीं मिले? हाँ, नहीं मिले ही नहीं, सिर्फ मिले फ़ोन ही पे नहीं। रब्ता? फ़ोन पे भी उतना नहीं होता था, क्योंकि जहाँ पे मैं रह रही थी वो घर था अंदर, 2-3 स्टोरीज थी, तो वो वहाँ पे सिग्नल का बहुत इशू होता था, अच्छा। बाहर जा नहीं सकते थे। हाँ। तो इंटरनेट का इशू होता था, तो फिर मेरा कांटेक्ट भी किसी से कम नहीं उधर होता कितनी था। देर रही ये? दो उधर लॉकडाउन शिफ्ट होने के बाद ईद से पहले का दरमियान में कितना ड्यूरेशन था? शिफ्ट होने के बाद बार्सिलोना से? बार्सिलोना से 2 महीने ही था ना। 2 महीने बार्सिलोना में, 2 महीने वो? हाँ, 2 ठीक महीने, है। तकरीबन 4 महीने हो गए थे। ठीक yes। है, हाँ, जून में, क्योंकि ईद हुई थी आई थिंक। सही है। तो तो वो 2 महीने कमरे के अंदर? हाँ, वो बिल्कुल। कमरे के अंदर थे, फुल बंद। अच्छा। तो मैक्सिमम यही होता था कि जो फैमिली थी उनके साथ थोड़ा बहुत इंटरेक्शन होता था, हाँ। सहरी इफ्तारी के टाइम पे या दरमियान में कुछ हम्म। बंदा अगर बाहर आ गया थोड़ा सा, क्योंकि इवन इतना था कि टेरेस पे या बैल्कनी पे नहीं आप खड़े हो सकते अच्छा। थे। इस बात की भी रिस्ट्रिक्शन होती थी, पेट्रोलिंग हो रही होती थी, तो अगर किसी को देख लिया तो नहीं, खड़े नहीं हो सकते आप उधर। अच्छा। तो फिर ध्यान ही खुद भी रखा कि नहीं करना ऐसे। तो यह है कि फिर ईद पे अब्बू के साथ मिली थी, ईद पे फिर मिली। खैर उसके बाद रिस्ट्रिक्शंस कम हो गई, तो बाबा का काम भी वहाँ पे, क्योंकि कोविड के बाद काम ख़त्म हो गया था सॉर्ट ऑफ। अच्छा। सब ऑलमोस्ट मैक्सिमम ख़त्म हो गया, क्योंकि उन्होंने शॉप सब अलाउ ही नहीं की ओपन करने की, सिर्फ टेक अवे और सुपर मार्केट्स ओपन होती थी, सही है। बस दैट्स इट। उसके अलावा कोई काम नहीं ओपन, सब कुछ बंद है। हम्म। तो फिर भाई का अब्बू का दोनों का काम वहाँ पे ख़त्म हो गया, लेकिन एटलीस्ट ये है कि उनकी गवर्नमेंट सपोर्टिव है, तो जिन्होंने काम किया होता है उनको फिर वो करते हैं कंपनसेट। ठीक है। तो वो कर रहे थे, तो ऐसा फिर फाइनेंशियली इतना इशू नहीं था। तो ये है कि फिर वो 4 महीने अब्बू के साथ घूमी, उसके बाद बार्सिलोना घुमाया है उनको। मतलब वो ईद के बाद कितनी देर का था सारा? तकरीबन 3 महीने थे। 3 महीने सारा घूमना फिर? हाँ, कि ईद जून में थी और मैं सितंबर में वापस आई थी। अच्छा। ईद जून में हो गई थी, फिर बड़ी ईद भी मेरी वहीं गुजरी है, और उसके बाद मैं सितंबर में वापस आई और गई मैं 2 महीने के लिए थी। अच्छा। तो 8 महीने गुजार के आई थी, और सितंबर में भी। और कहाँ फिर फिरी? बार्सिलोना पूरा। अच्छा। बार्सिलोना से बाहर नहीं, ऐसा हम गए, एक तो जगह गए हैं, और वो घूमने के सेंस में नहीं, एज इन काम की सेंस में जाना पड़ा था। बाबा के कज़न थे उनके साथ, तो ये है कि वहाँ पे घूम के आए। वो हम एक बार्सिलोना से थोड़ा बाहर जगह है, ग्रानोयर उस जगह का नाम है, वहाँ पे एक चर्च थी। अच्छा। 1600 कुछ की बनी हुई। अच्छा। और वो उन्होंने इतने अच्छे से प्रिजर्व की वहाँ पे। ये है कि यूरोप का एक है कि वो अपनी हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा प्रिजर्व करके रखते हैं, बहुत अच्छे से। वहाँ पे इवन अभी भी घर में जो लोग रह रहे हैं ना, वो घर भी पुराने 1620s और इस तरह के भी बने हुए हैं, अभी तक वो हैं। उनको उन्होंने रेनोवेट किया है, उन्हीं के अंदर न्यू टेक्नोलॉजी को किया है इंस्टॉल, लेकिन आर्किटेक्चर वही है। मतलब उनको पता है अपनी चीज़ों को संभालना कैसे है, और संभाल के हिस्ट्री को प्रिजर्व रखना है कैसे। तो इवन बार्सिलोना में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस्लामिक आर्किटेक्चर बहुत वहाँ पे लिटरली शो होता है। और वहाँ पे एक बहुत फ़नी बात होती है, जब भी मैं किसी स्पेनिश या कतलान से बात करती थी, तो दे वुड बी लाइक, वो मुझसे पूछते थे कि आप क्या कर रही हैं, पढ़ रही हैं। तो जब मैं उन्हें बताती थी कि मैं फिज़िक्स पढ़ रही हूँ, तो उनकी आंखें यूँ थी खौफ से बड़ी के फिज़िक्स, ये क्या सब्जेक्ट है। अच्छा, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मुझे बताया था तो तभी हमारी थोड़ी सी इस पर बात हुई थी। तो अब क्या वजह क्या है उधर के हमारे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं कि हम फिजिक्स को, मतलब हम फिजिक्स को कुछ नहीं समझते। BS फिजिक्स वो करेगा। अब मैंने जब डिग्री ली, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग छोड़ी, तो यही था पॉइंट लोगों का, यार फिजिक्स पढ़ रहे हो तुम, काम की चीज़ पढ़ो, कोई कंप्यूटर साइंस पढ़ो, कोई इंजीनियरिंग करो, और वो लोग कह रहे हैं यार ये कैसे कर रहे हो। तो ये क्या वजह क्या है, डिफरेंस क्या है, माइंडसेट डिफरेंट है, क्या है? माइंडसेट डिफरेंट है, और दूसरा ये कि हमारे सोसाइटी में बच्चों को शुरू से हम बहुत ज़्यादा बर्डनाइज करते हैं। अच्छे सब्जेक्ट्स इतने भारी भारी हमारे बैग होते हैं जितना हमारा वज़न नहीं होता तब 1 क्लास ही शुरू से। तो हमें टफ वर्क की आदत हो जाती है सॉर्ट ऑफ, कि हमें मेंटली डील करना आता है कि मुश्किल से मुश्किल सब्जेक्ट भी हम कोई इतना ऐसे लेते नहीं है। और वहाँ पे वो अपने बच्चों को इतना बर्डनाइज नहीं करते हैं, वो बिल्कुल उन्हें एक रिलैक्स माहौल में रखते हैं। तो फिर वो इस वजह से हम जिस चीज़ के यूज टू होते हैं, वो अपनी यूनिवर्सिटीज़ में जाके उस चीज़ के यूज टू होते हैं। हम तो शुरू से उस माहौल के आदी होते हैं, इसलिए इन्हें सेंस सही नहीं है अपना सिस्टम। एक पर्सपेक्टिव से देखा जाए कि आप शुरू से इतना पुशअप करो कि आपको हर्डल्स आए भी, मतलब अब जैसे हम क्वांटम के पेपर दे रहे हैं, हम ERT पढ़ रहे हैं, ठीक है,
इतनी हैवी हैवी इक्वेशन है वो सिर्फ हमें पता है, हाँ ठीक है, और हम उनको कुछ भी नहीं समझते, हम कहते हैं हो जाएगा, हाँ ठीक है, और वो हो जाता है अल्टीमेटली, अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है। यस तो हम उस अब लास्ट टाइम मुजफ्फर साहब बात कर रहे थे कि जब वो उधर गए ना, उधर चाइना के अंदर PhD करने, तो अब हमें जो सारे के सारे वो ट्रिग्नोमेट्री के टेबल भी याद कराए हुए हैं, ठीक है, हमें cos थीटा sin 30 की भी वैल्यूज भी याद हैं, ठीक है, अब वो बंदा बैठ के वैल्यू निकाल रहा है, कहते मैंने उसको कहती इसका तो आंसर ये, कहता हाउ जीनियस यू आर। तो उनके अकॉर्डिंग हम जीनियस हैं, हाँ एग्जैक्टली, और हमारे अकॉर्डिंग हमने रट्टा सिस्टम किया हुआ, हमने रट्टा सिस्टम तो किया। एक ही चीज को देखने के दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं यार मुझे उनका पर्सपेक्टिव थोड़ा इसलिए सही लगता है कि देखो हम जो जिन चीज़ों पे कराते हैं ना कि टेबल्स याद करने हैं, ये हमें चीज़ें कैलकुलेटेड पता होनी चाहिए ज़ुबानी, उनका ये पर्सपेक्टिव है कि वो कहते हैं कि चीज़ अप्लाई करनी आनी चाहिए। एग्जैक्टली याद होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हो ना, तो आपको ये नहीं होगा कि आपको इस चीज़ का फॉर्मूला नहीं याद, ये होता है कि आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करोगे। अब फॉर्मूला तो वो कोई भी बुक खोलेगा उसको फॉर्मूला मिल जाएगा, इंटरनेट का दौर है तो इंटरनेट पे इजीली चीज़ अवेलेबल हो जाती है, बट ये अवेलेबल नहीं होता कि इस चीज़ को अप्लाई कैसे करना है, वो तो माइंड से निकलना है। हाँ, वो अब अप्लाइड ही अगर हमें करना आ रहा है, हम रट्टा सिस्टम में न्यूमेरिकल्स भी इवन सॉर्ट ऑफ याद कर लेते हैं, पूरे न्यूमेरिकल याद कर लेते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं ना, तो फिर वो वाला याद वाला सिस्टम खत्म हो जाता है। फिर आपकी स्किल मैटर करती है कि आपको अप्लाई करनी आ रही है चीज़ कि नहीं आ रही है, उस लिहाज से। वो अभी मैं आज ही जुनैद अकरम के पॉडकास्ट सुन रहा था, वो आज़ाद चाय वाला को बुलाया हुआ था, तो वो बात कर रहे थे कि मतलब आज़ाद चाय वाला को बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि आप जो है ना यूनिवर्सिटीज़ के ख़िलाफ़ हो, ये हो वो, ठीक है, तो वो बंदा बात कर रहा था, मतलब पहले ये सुनने से पहले मैं भी उसको यही समझता था, तो जैसे कहते हैं ना, सुन के किसी को आपका पर्सपेक्टिव चेंज होता है, तो वो कह रहा था मैं यूनिवर्सिटीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ बंद कर दो, मैं कहता हूँ मुझे अगर आज मिले ना अथॉरिटी, मैं यूनिवर्सिटीज़ को चेंज करूँ, रिकन्स्ट्रक्ट करूँ, कि ये जो सारा पढ़ा रहे हो, मतलब अभी वो इंडिया की बात कर रहे थे कि अभी उधर लॉन्च हुआ है 7th क्लास के बच्चे को, वो HTML पढ़ा रहे हैं, पाइथन पढ़ा रहे हैं और जावा पढ़ा रहे हैं 7th क्लास से। और आज मैं 7th सेमेस्टर में बैठा हूँ, BSc कर रहा हूँ, अभी तक मैंने पाइथन नहीं पढ़ी, ठीक है, तो वो भी उधर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। वही ना कि वहाँ पे इंडिया इसलिए टेक्नोलॉजी में बेहतर जा रहा है कि, और हम लोग कहते हैं कि हर सब्जेक्ट में बच्चा जो है वो टॉप लेवल पे हो, अगर उसका किसी एक चीज़ में इंटरेस्ट है तो हमें उस चीज़ में उसको फोकस कराना चाहिए। अगर एक स्टूडेंट है, एक बच्चा है, उसको कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, अभी ये मोदी ने इंट्रोड्यूस कराया ना बेसिकली, अब उसने बुक के अंदर ब्लॉकचेन इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जानबूझ के, तो पता है कि अगर ब्लॉकचेन इंट्रोड्यूस हो गया और बच्चों को समझ आ गई तो नेक्स्ट वोटिंग इसके थ्रू होगी और मैंने हार जाना। हाँ ठीक है, ये बड़ी मजे की चीज थी, लेकिन कुछ तो उसने किया है ना। हाँ, कुछ उसने अपना फायदा रखा है साइड पे। हाँ, लेकिन नेशन का भी फायदा उसने किया है। हाँ, और मैंने कंप्यूटर पढ़ी, खुद मैंने कंप्यूटर पढ़ी। 9th क्लास में मैंने माउस पढ़ा है, 9 छोड़ के मैंने फर्स्ट ईयर में मैंने माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर की टाइप्स पढ़ी हैं, जो अब यूज भी नहीं होते। हाँ, इंकजेट प्रिंटर्स, वो पुराने जमाने वो पता नहीं कौन सा बुलियन अलजेब्रा, आई थिंक ऐसा कुछ होता था। हाँ, बुलियन अलजेब्रा होता है, वो सारा वो आप पढ़ते हैं वो। और ये मैंने देखा है, ये हमारी गवर्नमेंट का जो सिलेबस है उसमें मसला है। अब क्योंकि मैंने बताया जैसे मेरा बैकग्राउंड APS का है, तो हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे। अब बाकी सब ने जो हमारे साथ कॉलेज में स्पेशली स्टूडेंट्स आए थे, कॉलेज में मैंने कंप्यूटर्स नहीं रखी थी, पर हमारे साथ कंप्यूटर्स के स्टूडेंट होते थे, एक ही क्लास में हम होते थे। तो ऐसे था कि शुरू से मैंने तो कंप्यूटर्स पढ़ी है, और मैंने 1 क्लास से ऑक्सफोर्ड वाली कंप्यूटर पढ़ी है, ठीक है। 6th क्लास में मेरे पास लैपटॉप था अपना काम करने के लिए, और हमने शुरू से वो सारी चीज़ें पढ़ी थी, और वो एक 8th क्लास तक हमने पढ़ी है। एडवांस फ्लो में हमने पढ़ी है, वही वाला सारा जो चल रहा था ऑक्सफोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो हम तो बहुत एडवांस लेवल पे आगे तक, पावर पॉइंट, वर्ड, हर चीज़ में एक्सपर्ट थे। और फिर जब 9th में आके जो उन्होंने हमें, जब 9th में, क्योंकि मैंने बायोलॉजी नहीं पढ़ी, मैंने कंप्यूटर्स रखी थी, जब उन्होंने मुझे वो बुक थमाई एंड आई वाज लाइक ये क्या है, व्हाट इज दिस। और मैंने 9th में कंप्यूटर्स के अपने में बोर्ड में टॉप किया हुआ अपने स्कूल में। 9th में बॉयज़ के सेक्शन और गर्ल्स के सेक्शन मेरा टॉप था उसमें 9th में। 10th में आके तो खैर हमने कहा कि हमने टॉप किया तो हम बहुत तो 10th में फिर हम जरा ज़मीन पे वापस आए थे।
पर ये कि वो 9-10 में जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं, एक थोड़ा सा डिफरेंट पढ़ा था, डॉस का हमने थोड़ा सा सीखा था, लेकिन वो भी हमारे लिए हलवा था सॉर्ट ऑफ, क्योंकि प्रोग्रामिंग हमने की भी थी पहले से। अच्छा तो, नहीं बात जिधर से शुरू हुई थी स्पेन की बात हो रही थी, हाँ, ठीक है, तो अब उधर के चलो ये तो एजुकेशनल हो गया, हाँ, ठीक है, वैसे जनरली लोग कैसे थे, मतलब अगर मैं अगर बात करूं, मैंने सिर्फ वो बातें सुनी है जो लोगों ने की हैं, हाँ, या जो है मैंने न्यूज़ में सुना है, हाँ, ठीक है, उधर के लोग कैसे होते हैं? स्पेनिश लोग वैसे जनरली बहुत स्वीट और अच्छे हैं, अच्छा, हेल्पफुल हैं, ठीक है, मतलब अगर मैं कंपैरिजन करूं, क्योंकि मेरा इंग्लैंड का भी एक्सपीरियंस रहा है थोड़ा सा, ब्रिटिशर्स नहीं है अच्छे, अच्छा, ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटिंग और रेसिस्ट हैं वो, अच्छा, स्पेनिश इतने नहीं है, और शायद क्योंकि स्पेन है भी एक टूरिस्ट कंट्री है, तो उनको आदत है कि लोग डिफरेंट जगहों से उनकी आते हैं, हर साल करोड़ों की तादाद में वहाँ पे लोग आते हैं, रहते हैं, तो आई गेस दे आर यूज्ड टू दैट, और उनकी पूरी की पूरी इकोनॉमी इसी चीज़ पे बेस्ड है, टूरिज्म पे, ठीक है, तो उस लिहाज से दे आर वेरी स्वीट एंड वेलकमिंग पीपल। थोड़े से जो कतलान है ना, मतलब क्योंकि बार्सिलोना जो है वो वहाँ पे एक प्रोविंस है कतलान, वहाँ पे उसमें तो कतलान जो है वो स्पेन से ज़रा उनका थोड़ा बहुत फटा चल रहा है कि हमें अलग करो, तुम लोग का सारा टूरिज्म हम पे बेस्ड है, तो फिर हमें ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। तो कतलान जो है वो थोड़े से रिजिड है, ठीक है, थोड़े से सख्त हैं, लेकिन ये है कि स्टिल ऑन ऑल स्पेनिश लोग अच्छे हैं, बेहतर हैं। रेसिज्म तो ऑब्वियसली वहाँ पे होता ही है, और वहाँ पे ज़रा मुसलमानों की थोड़ी सी इमेज ख़राब है, क्योंकि वहाँ पे लगता है स्पेन को मोरक्को का बॉर्डर, ठीक है, और वहाँ से मराकेश लाखों की तादाद में इमिग्रेंट्स वहाँ पे आते हैं और वो वहाँ पे सेटल हो जाते हैं, जैसे हमारे पाकिस्तानी जाते हैं, ठीक है। अब जो मराकेश है ना वो मैक्सिमम चोर हैं, अच्छा, मैक्सिमम, मतलब स्पेन में जितनी चोरियाँ बार्सिलोना में हो रही हैं ना, वो कोई मरोकी करेगा, इवन हम उनसे बचते हैं, साइड पे होके रहते हैं कि ये पास से भी गुजरेंगे तो कुछ करके चले जाएंगे, अच्छा। तो इसलिए वहाँ पे थोड़ी सी इमेज खराब है। इतना होने के बाद भी उनसे कोई सिक्योरिटी का क्या इशू क्या आ जाते हैं, जो कह रही हो लाखों लोग मोरक्को के, हाँ। यार ये सिक्योरिटी का इशू भी है, और सिक्योरिटी का भी है, और दूसरा ये भी है कि कभी कभी स्पेन खुद भी अपना बॉर्डर ओपन करता है, अच्छा, इमिग्रेंट्स अलाउ करता है, क्योंकि वहाँ पे लेबर फोर्स जो है ना, लेबर वर्क, वो सारा ये इमिग्रेंट्स करते हैं, अच्छा, मैक्सिमम। अब जब लास्ट इमिग्रेशन इन्होंने ओपन की थी 2003 में, तभी अच्छा, बाबा को भी पेपर्स मिले थे, जो ओपन इमिग्रेशन थी, मतलब कि कोई भी है वो आके पेपर सबमिट कराया, उसको स्पेन की रेजिडेंसी मिलेगी, ठीक है। अभी इटली ने यही काम किया है, या नहीं किया, मतलब वो करने का सोच रहे, क्योंकि कोविड में उनकी हाफ पॉपुलेशन खत्म हो गई थी इटली की, अच्छा, और उन्होंने इमिग्रेशन फिर ओपन नहीं, पॉपुलेशन या वर्किंग पॉपुलेशन ही खत्म हो गई थी, अच्छा, हाफ पॉपुलेशन खत्म हो गई थी इटली की, इतना ज्यादा वहाँ पे कोविड था। और इटली में भी ऐसे ही है जैसे स्पेन का हिसाब है, इमिग्रेंट्स होते हैं लेबर वर्क के लिए, तो उनके पास लोग ही नहीं थे काम करने के लिए, जॉब्स थी बट लोग ही नहीं थे, तो वो लोग सोच रहे थे, मतलब वो सॉर्ट ऑफ खुद भी डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि उनके लोग जो है ना वो अपने लोगों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, तो उनके लोग जो होते हैं वो ज़रा अयाश लेवल के होते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, 2 दिन काम करेंगे तो वो 2 दिन बैठेंगे घर आराम से, और वो जो कमाया वो ख़त्म करेंगे और फिर दोबारा काम पे जाएंगे, ठीक है। हमारे लोग जो होते हैं, जिन्होंने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के जो लोग होते हैं, इन्होंने टफ हालात देखे होते हैं। अब मैंने लोगों को वहाँ पे देखा है, माय ओन फादर इंक्लूडेड, 14-17 घंटे काम करना है विदाउट छुट्टी, कोई महीने में कोई छुट्टी नहीं है, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है हालांकि वहाँ पे, और उसके बाद भी आपको जो आउटपुट मिलेगा वो बहुत कम मिलेगा, अच्छा, बहुत कम एज कंपेयर टू उनके, हाँ। और वो तो खैर हम लोग तो इलीगल काम भी करते हैं कि अगर 14 घंटे एक बंदा काम कर रहा है तो उसका हम जो एक्चुअल पेपर वर्क में शो करेंगे वो सिर्फ 4 घंटे काम शो करेंगे, ताकि टैक्स ना ज़्यादा देना पड़े, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉयज़ का आपने टैक्स देना है, तो लेकिन अगर कोई स्पेनिश होगा तो वो तो अगर 8 घंटे काम करे, 8 घंटे से अव्वल तो उसने ज़्यादा करना ही नहीं, 8 घंटे करे तो उसको 8 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट भी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट फिर उसको उस लिहाज से प्रॉफिट देती है, हमारे लोग उस चीज़ को फिर ज़रा कर देते हैं साइड पे, वो टैक्स से बचने के लिए, हाँ, वो एम्प्लॉयर्स टैक्स से बचने के लिए, और एम्प्लॉयज़ कहते हैं कि ठीक है यार काम तो मिला हुआ ना एटलीस्ट, तो फिर वो उस लिहाज से हमारे लोग टफ वर्क कर लेते हैं, वो लोग नहीं करते हैं, तो उनकी लेबर वर्क भी। और दूसरा ये भी है कि वो फिर एग्जेक्टिव जो पोस्ट होती है ना, उस पर कभी भी किसी दूसरे बंदे को नहीं रखेंगे, अच्छा, जस्ट स्पेनिश रखेंगे, या फिर अगर कोई मतलब अब
उस पर यहाँ से कोई इमिग्रेंट गया है, उसकी कोई सेकंड थर्ड जनरेशन चल रही है ना, तो वो ऑलमोस्ट प्रॉपर स्पेनिश ही हो चुके होते ठीक है। हैं, तो वो उनको एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे देंगे, तो उस लिहाज से। अच्छा, मतलब यहाँ तकरीबन 9 महीने का रहा स्पेन के अंदर? 8 महीने। 8 महीने 9 महीने। और यूके में कितनी देर रहा? यूके में मैं 10 दिन रही हूँ बस। अच्छा, बस? हाँ, 10 दिन रही हूँ, क्योंकि मैं दोबारा ऐसे था ना कि सितंबर में स्पेन से वापस आई थी, फिर मेरे ख्याल में नवंबर में मैं वापस गई थी, नवंबर में मैं दोबारा चली गई थी स्पेन में? क्योंकि हाँ, स्पेन चली गई थी, क्योंकि फिर वो ऑनलाइन हो गया था हमारा सिस्टम, तो फिर मुझे काम से जाना था, मैं चली गई थी। तो दिसंबर में फिर मैं 10 दिन के लिए सिर्फ इंग्लैंड गई थी, और इंग्लैंड से फिर दोबारा वापस स्पेन आ गई थी। अच्छा। फिर वहाँ से इधर वापस आई थी जनवरी में, फिर मैं वापस आई थी इधर। हाँ, 2021 की जनवरी में वापस। जनवरी 20 में गई थी? हाँ, फर्स्ट टाइम 2021 जनवरी में वापस आई। उसके बाद अभी तक नहीं गई? उसके बाद हाँ 2021 में तो फिर मैं नहीं गई हूँ शायद। 1 मिनट, गई हूँ दोबारा वापस। बाद गई हो? हाँ, उसके बाद गई हूँ ना, छुट्टियों में गई थी मैं। हाँ, छुट्टियों में गई थी आई थिंक सो, क्योंकि जनवरी 2021 में वापस आई थी, और उसके बाद फिर जो हमें बीच में 2 महीने छुट्टियाँ हुई थी, उसमें से 1 महीना मैं स्पेन गुजार के आई थी। ठीक। अच्छा, अभी सितंबर 3 को तो मैं वापस आई हूँ ना। हाँ, एग्जैक्टली। अभी हमारे पास 45 मिनट्स हो गए हैं, तो सबसे पहले तो जो आवाम यहाँ तक सुन रही है उनको कोई एक चीज़ भी सीखने को मिली हो तो उसका शुक्रिया, और दूसरा मतलब इस चीज़ को पूरे को हम सम अप करें तो अपने आप को 10 साल में किधर देख रही हो? वेरी टफ क्वेश्चन, पर 10 साल में नहीं, और इजीली कहाँ देखना चाहती हो? कहाँ देखना चाहती हूँ कि विद अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्स एंड पीपल, और किसी ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे मैं कुछ लोगों की बेटरमेंट के लिए काम कर रही हूँ। एज इन कुछ भी मतलब क्योंकि मेरा मोस्टली सीन तो यही होगा आगे कि मैं बाहर चली जाऊंगी, तो वहाँ पे हमारे लोगों के जो हालात है ना, उसको किसी ना किसी वे में बेहतर करने के लिए काम कर सके मतलब बंदा। करना चाहती हो, जो होगा वो तो अलग चीज़। हाँ, वो करना चाहती हाँ, हूँ मैं ये हूँ, मतलब करना चाहती, क्योंकि वहाँ पे लोगों का जाना बहुत टफ है। जैसे लोग अगर इलीगली जा रहे हैं जो बहुत मुश्किल होता है, और फिर उनके हालात जो उधर होते हैं, जैसे वो रहते हैं जिन कंडीशंस में, बहुत डिफ़िकल्ट कि आपको देख के एक दफ़ा रोना आता है। मतलब यहाँ पे तो हम कहते हैं ना जी वो बंदा बाहर चला गया है तो वो ये कर रहा है वो कर रहा है, तो हमारे लिए तो वो बहुत शश की बात होती है, लेकिन वहाँ पे वो जिन हालात में रह रहा होता है ना, वो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल होता है। ठीक हो गया, ये होगी पर्सनल बात। अगर हम पूछें कि अगले 10 साल में, 20 साल में, या फिर अभी 2022 चल रहा है, 2050 में पाकिस्तान को किस स्टेट में देखती हो? अगर तो ये हालात नहीं, यही हालात हैं। हाँ, यही हालात हैं, तो 2050 में पाकिस्तान किधर होगा? खत्म, फिनिश होगा। ठीक है जी, तो जो लिसनर्स हमें यहाँ तक सुन रहे थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। यूट्यूब पे जो सुन रहे थे वो लाइक कर दें, और बाकी जहाँ पे भी हम अपलोड करेंगे वो शेयर कर दें दोस्तों के साथ भी। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कमेंट्स करना हो, नीचे जाके आप कमेंट कर दें, हम आपको इंशाल्लाह ज़रूर जवाब देंगे। और अभी तक का यही, अल्लाह हाफिज़।